प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, आज आपके लिए परीक्षा उपयोगी अध्ययन सामग्री प्रस्तुत कर रहा हूं। यह अध्ययन सामग्री बीकॉम प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है जो व्यवसायिक संगठन से संबंधित है। तो व्यवसाय क्या है? व्यवसाय निरंतर व्यस्त रहने से संबंधित है। अब व्यस्त हैं तो आप उसके अलावा लाभ कमाना भी आपका उद्देश्य होना चाहिए। लाभ कमाने के साथ साथ आप जो हैं अन्य समाज की असीमित आवश्यकताओं को पूरा करें और संसाधन, भूमि, श्रम, पूंजी को एकत्र करें, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करें और यह क्रिया निरंतर और नियमित रूप से होनी चाहिए। यदि आप निरंतर और नियमित रूप से प्रक्रिया नहीं संपन्न करते हैं तो ये व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आता। जैसे आपके घर में एक कार है पुरानी, आपने बेच दी तो यह व्यवसाय नहीं है, किंतु यदि आप पुरानी कारें खरीद कर लाते हैं और बार बार बेचते हैं तो यह व्यवसाय के अंतर्गत आएगा। व्यवसाय के दो प्रमुख पहलू हैं, उद्योग और वाणिज्य। उद्योग के अंतर्गत कच्ची सामग्री से माल तैयार किया जाता है और जैसे कपड़ा तैयार करना कपास से, स्टील प्लांट आदि सब इसके अंतर्गत उदाहरण हैं। वाणिज्य के अंतर्गत जो उत्पादक हैं उत्पादन को उपभोक्ता तक पहुंचाने की क्रियाएं संपन्न करते हैं और व्यापार की सहायक क्रियाएं बैंकिंग, परिवहन, बीमा इसके अंतर्गत आती हैं। व्यवसाय का आज आधुनिक स्वरूप है। पुराने समय में व्यवसाय केवल लाभ कमाना था, किंतु आज आधुनिक अवधारणा के अंतर्गत ग्राहक सर्जन और सामाजिक कल्याण पर जोर देती है। आज लाभ के साथ साथ सेवा करना जरूरी है और समाज और पर्यावरण का ध्यान रखना भी नितांत जरूरी है। व्यवसाय की 10 प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1, आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि के माध्यम से हम धन कमाते हैं। उत्पादन या खरीद, अगर हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं तो वह व्यापार के अंतर्गत आता है। बिक्री और विनिमय, व्यापार नियमित रूप से होना चाहिए और यह गतिविधियां निरंतर चलती रहनी चाहिए। व्यापार करने का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, भले ही चाहे हानि हो जाए। व्यापार में जोखिम और अनिश्चितता रहती है, सदैव हानि की संभावना बनी रहती है। ग्राहक को संतुष्ट कर हम लाभ कमाते हैं। नवाचार की नई तकनीकें अपनाकर व्यवसाय का विस्तार किया जाता है। जो देश का कानूनी ढांचा होता है उसका पालन करना होता है। सामाजिक जिम्मेदारी का पालन करते हुए समाज में रहकर समाज की भलाई के लिए कार्य कर हम व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं कि व्यवसाय जो है निरंतर बदलता रह रहा है। जो प्राचीन काल में था और आज जो आधुनिक काल में है उनमें परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले एक आदिम या घरेलू चरण था, जब वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में थी। आवश्यकता अनुसार हम एक दूसरे को अपनी वस्तुएं देकर व्यापार करते थे। मूल मंत्र जो था हमारा आत्मनिर्भरता था, यानी कि व्यक्ति आत्मनिर्भर था। आवश्यकताएं जो बड़ी सीमित थीं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वो स्वयं कर लेता था। उसके बाद हम दूसरी अवस्था में पहुंचते हैं, शिल्प या कुटीर चरण। इसके बाद तीसरा चरण आता है मैन्युफैक्चरिंग चरण, जिसमें कारखाने स्थापित होने शुरू हो गए थे और मशीनों का सीमित उपयोग था। इसके बाद जो है औद्योगिक चरण आता है, जिसमें औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इसका जो है जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है और उत्पादन जो है बड़ी मशीनों की सहायता से किया जाने लगा। बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश होना शुरू हुआ, बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ, परिवार और संचार सुविधाओं का विकास हुआ। अब आते हैं हम आधुनिक या सेवा या प्रौद्योगिकी चरण जो शुरू हो गया, जो वर्तमान में चल रहा है। आप देखेंगे डिजिटलीकरण तो हो ही रहा है, इसके अलावा ई कॉमर्स प्रचलन में आ गई है। हम ऑनलाइन व्यापार करना शुरू कर दिया है। वैश्वीकरण, यानी कि विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक हम व्यापार कर रहे हैं और निरंतर सकल घरेलू उत्पाद में सेवा उद्योग की प्रधानता होती चली जा रही है। अधिकतम जो विकसित देश हैं वहां 70-80% तक जो है सेवा उद्योग का योगदान हो गया है। कृषि क्षेत्र जो है सिकुड़ता चला जा रहा है और सेवा क्षेत्र विस्तृत होता चला जा रहा है। अब हम देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में एक नया ट्रेंड और शुरू हुआ है। हर क्षेत्र में एआई अपनी दखल देना शुरू कर दिया है एआई ने। अतः हम कह सकते हैं व्यवसाय जो है स्थिर नहीं है, निरंतर परिवर्तनशील है। व्यवसाय इतनी तेजी से बदल रहा है कि तकनीकी प्रगति हो रही है। तकनीकी प्रगति के कारण जो है हम डिजिटल युग में प्रवेश कर रहे हैं और उत्पादन की समस्त तकनीकों में डिजिटल इंटरफेरेंस जो है शुरू हो गया है।
फिर हम देखते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस यानी कि व्यवसाय का विकास आत्मनिर्भरता के चरण में हुआ, जहां मनुष्य अपनी जरूरतें खुद पूरे कर लेता था। फिर वस्तु विनिमय आई। फिर इसके बाद मुद्रा विकास का चरण आया, जहां लेन देन में सिक्कों का और मुद्रा का प्रचलन हुआ। फिर स्थानीय व्यापार का चरण आया, गांव और हाट बाजार का उदय हुआ। फिर कस्बाई व्यापार हुआ, औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ, संचार और परिवहन की का चरण आया, और इसके बाद आज सूचना प्रौद्योगिकी और ई कॉमर्स की क्रांति हो गई, जो आज एआई तक पहुंच गई है। अब हम देखते हैं कि व्यवसाय के महत्व को हम किस प्रकार रेखांकित कर सकते हैं। तो व्यवसाय के विस्तार से रोजगार के अवसरों का सृजन होता है, वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति में वृद्धि होती है, और ग्राहक की आवश्यकता के अनुरूप वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति की जाती है। ग्राहकों के और समाज के जीवन स्तर में सुधार होता है, देश में पूंजी का निर्माण होता है, संसाधनों का सही उपयोग होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है, वह चाहे जीएसटी के माध्यम से हो या इनकम टैक्स के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से हो। नवाचार और तकनीकी विकास होता है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता आती है। जितने विकसित देश हैं वो आज आत्मनिर्भरता के बिंदु को प्राप्त कर चुके हैं, जिसका मुख्य कारण व्यवसाय ही है। जोखिम सहन करने की क्षमता में विकास होता है, सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है, क्योंकि यदि व्यापार अधिक तेजी से होगा तो सरकार को राजस्व प्राप्त होगा और सरकार आसानी से सामाजिक कल्याण की योजनाएं भी संचालित कर सकती है। क्षेत्रीय विकास होता है, जो पिछड़े क्षेत्र हैं वो औद्योगिक विकास के कारण जो है विकास करने में सक्षम हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मजबूती होती है और व्यक्तिगत विकास भी संभव हो जाता है। अगर हम बात करें व्यावसायिक गतिविधियों का वर्गीकरण, तो व्यावसायिक गतिविधियों को मूल रूप से 3 चरणों में बांटते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं कृषि, खनन, मत्स्य पालन। द्वितीय क्षेत्र में आता है विनिर्माण, निर्माण और ऊर्जा उत्पादन। जबकि तृतीय क्षेत्र मुख्यतः सेवा प्रदान होता है, इसमें सेवाएं, व्यापार, परिवहन और बैंकिंग आते हैं। अब बात करते हैं उद्योग। तो उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? उद्योग में जो है प्राथमिक उद्योग, द्वितीय उद्योग या तृतीय उद्योग या सेवा उद्योग भी आते हैं। अब प्राथमिक उद्योग की बात करते हैं तो निष्कर्षण उद्योग जैसे खनन, कृषि, मछली पालन, वनन की आदि। अनुवांशिक जेनेटिक इंडस्ट्रीज जैसे पशुपालन, पौधशालाएं, मुर्गी पालन आदि। द्वितीय क्षेत्र में जो आते हैं कच्चे माल को तैयार कर जो है उत्पादन में बदला जाता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कपड़ा उद्योग, कपास से कपड़े तैयार कर दिए। इस्पात उद्योग, लोहे से इस्पात तैयार कर दिया। चीनी उद्योग यानी कि गन्ने के रस से चीनी तैयार कर दी। निर्माणात्मक उद्योग जैसे सड़क है, पुल है, भवन है, बांध आदि बनाना जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आते हैं। तृतीय क्षेत्र जो आपका सेवा प्रदान होता है, पहले ही बताया गया है, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, संचार, गोदाम, शिक्षा और स्वास्थ्य इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं वाणिज्य। तो वाणिज्य को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटते हैं, वस्तु एवं सेवाओं का वितरण और विनिमय के माध्यम से करते हैं। एक तो व्यापार होता है और दूसरा होता है व्यापार सहायक क्रियाएं। व्यापार जो है एक आंतरिक यानी कि देश के अंतर्गत होने वाला व्यापार, और नंबर 2 विदेशी व्यापार। इसके अलावा एक तीसरा व्यापार भी हम कह सकते हैं, जिसको कहते हैं इंटरपोर्ट, यानी कि किसी देश से माल पहले आयात करना और फिर निर्यात कर देना। व्यापार की सहायक क्रियाओं में परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, गोदाम और विज्ञापन आदि शामिल होते हैं। अब इसके बाद करते हैं व्यावसायिक संगठन क्या है। यानी व्यावसायिक संगठन सीधी सी बात है कि मानव संसाधन, पूंजी, सामग्री और प्रबंध को एक साथ इकट्ठा करना, और जो हमारे संस्था के निश्चित उद्देश्य या व्यापार के निश्चित उद्देश्य हैं उनको पूर्ति करते हैं, और उसके बाद जो हम कार्य को विभाजन कर देते हैं। व्यावसायिक संगठन के अंतर्गत अधिकार और दायित्व निर्धारित कर देते हैं, संसाधनों का समन्वय करते हैं, नियंत्रण और निर्देशन देते हैं, जिससे हमारे व्यावसायिक उद्देश्यों की कुशल प्राप्ति हो जाती है। अगर हम बात करें व्यावसायिक संगठन की परिभाषा, तो एच.एल. हेनी कहते हैं कि व्यक्तियों का समूह है जो समूह सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। डेल कहते हैं एक व्यावसायिक संगठन एक संरचना है जो योजनाबद्ध ढंग से अपने कार्यों को समन्वित कर और नियंत्रित करती है। जबकि एनसीईआरटी की जो है एक कहती है कि व्यावसायिक संगठन विधिक एवं संस्थागत व्यवस्था है जो हमारे व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति का माध्यम है। अब बात करते हैं व्यावसायिक संगठन की विशेषताएं। तो व्यावसायिक संगठन की विशेषता है उद्देश्यपूर्ण निर्माण। कोई उद्देश्य जिसकी पूर्ति के लिए हम व्यावसायिक संगठन की स्थापना करते हैं। व्यक्तियों का समूह है, यानी कि 2 से अधिक व्यक्ति होंगे और वह
व्यक्तियों का समूह जो है संगठन कहलाएगा। एक व्यक्ति संगठन नहीं है। कार्य का विभाजन, यानी कि कौन सा व्यक्ति क्या कार्य करेगा, कार्य का उचित विभाजन कर देते हैं उसकी योग्यता के अनुसार। फिर समन्वय करेंगे, यानी कि जो व्यक्ति अलग अलग हैं उनके समस्त कार्यों में तालमेल के लिए समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। प्रबंधन का अस्तित्व होता है, और संगठनात्मक जो संगठन है हमारा निरंतर क्रिया करता रहता है, स्थायी और निरंतर रूप से। संगठन में व्यक्ति आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मगर व्यवसायिक संगठन का ढांचा नियमित रूप से बना रहता है। इसका एक कानूनी स्वरूप होता है। संगठन जोखिम का वहन करता है, लाभ की प्रेरणा देता है व्यक्ति को, और सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति करता है। अब व्यवसायिक संगठन के महत्व की बात करते हैं, तो व्यवसायिक संगठन का महत्व को हम इस प्रकार रेखांकित कर सकते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, कर्मचारियों की संतुष्टि, नवाचार को बढ़ावा, व्यवसाय में निरंतरता। व्यवसाय में निरंतरता, जोखिम का विभाजन, निर्णय लेने में सुविधा, समन्वय एवं नियंत्रण, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, लक्ष्यों के सार प्राप्ति और कुशलता में वृद्धि। व्यवसायिक संगठन के उद्देश्य क्या हैं? व्यवसायिक संगठन के उद्देश्यों का अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं: आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और मानवीय उद्देश्य। तो हम आर्थिक उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य हमारा लाभ अर्जन, दूसरा ग्राहकों का सृजन, नवाचार, संसाधनों का कुशलतम उपयोग, व्यवसाय का विकास एवं विस्तार। सामाजिक उद्देश्य में गुणवत्ता पूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति, रोजगार के अवसर सृजित करना, अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकना, राष्ट्रीय विकास में योगदान, पर्यावरण संरक्षण और कर्मचारी कल्याण। अब हम बात करते हैं व्यवसायिक संगठन का विकास। तो व्यवसायिक संगठन का विकास, जैसे जैसे व्यवसाय का विकास होता है उसी प्रकार व्यवसायिक संगठन का विकास होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली से शुरू हुआ, फिर ये गांव और नगर अर्थव्यवस्था में आया, एकल स्वामित्व आया, उसके बाद फिर साझेदारी, औद्योगिक क्रांति हुई, संयुक्त स्कंद कंपनी आई, और आज की तारीख में मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं जो वैश्वीकरण और डिजिटल के युग में कार्य कर रही हैं और AI के माध्यम से पूरे वैश्विक स्तर पर कार्य कर रही हैं। क्या उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय और पेशा सब एक ही हैं या अलग अलग हैं? अब हम देखते हैं इनके अर्थ में अंतर क्या है। उद्योग जो है प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन करते हैं, और वाणिज्य में वस्तुओं का क्रय विक्रय एवं वितरण होता है। व्यवसाय लाभ हेतु सभी आर्थिक क्रियाएं गतिविधियां करती हैं, और पेशे के लिए एक विशेष ज्ञान आधारित सेवा की आवश्यकता होती है। मुख्य कार्य होता है उद्योग में उत्पादन करना, जबकि वाणिज्य में होता है व्यापार एवं सहायक क्रियाएं, व्यवसाय में होता है उत्पादन एवं व्यापार क्रियाएं, और इसमें होता है व्यक्तिगत विशेषज्ञ सेवा। उद्देश्य होता है उद्योग का वस्तुओं का निर्माण, वाणिज्य का विनिमय एवं वितरण, व्यवसाय का उद्देश्य होता है लाभ अर्जन, और पेशे का उद्देश्य होता है सेवा के साथ लाभ कमाना। अब बात करें योग्यता एवं ज्ञान की, तो तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता इतनी नहीं होती उद्योग में, सामान्य व्यवसायिक ज्ञान की आवश्यकता होती है वाणिज्य में, व्यवसाय में सामान्य समझ होती है, और पेशे के लिए एक विशेष डिग्री या प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अगर पूंजी की बात करें तो सबसे अधिक पूंजी की मात्रा उद्योग में जरूरत पड़ती है, वाणिज्य में मध्यम स्तर की, और व्यवसाय में प्रकार, जो व्यवसाय का प्रकार होता है उस पर निर्भर करता है, और पेशे में कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अब जोखिम की बात करें तो उद्योग में अधिक जोखिम होता है, वाणिज्य में मध्यम स्तर का होता है, व्यवसाय में अधिक और मध्यम स्तर का होता है, और पेशे में कम जो है आवश्यकता होती है, मतलब जोखिम कम होता है। उदाहरण की बात करें तो खनन और निर्माण उद्योग के उदाहरण है, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, वाणिज्य के उदाहरण है, दुकान और फैक्ट्री व्यवसाय के उदाहरण है, डॉक्टर, वकील, अध्यापक पेशे के उदाहरण है। आधुनिक व्यवसाय के प्रकार एवं विशेषताएं। आधुनिक व्यवसाय में ई कॉमर्स, फिनटेक, एडटेक, हेल्थटेक, टिकाऊ हरित व्यवसाय एवं अन्य व्यवसाय आते हैं। अगर हम इनको अलग अलग अध्ययन करें तो इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं जिनको हम आसानी से समझ सकते हैं और इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। ई कॉमर्स एक विस्तृत क्षेत्र वाला प्लेटफॉर्म है जहां विभिन्न प्रकार की हम ऑनलाइन खरीद फरोख्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी सुविधा यह है कि ये 24 घंटे उपलब्ध है और 7 दिन खुला रहता है। वैश्विक पहुंच है, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। डिजिटल भुगतान, आप कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद फिनटेक है, जिसमें हमारी डिजिटल वित्तीय सेवाएं आती हैं। ऑनलाइन एजुकेशन सुविधा आ गई है, वर्चुअल क्लासरूम आ गए हैं, व्यक्तिगत शिक्षण और कौशल विकास आ गया है। हेल्थ टेक में आजकल सुविधाएं जो हैं AI आधारित सुविधाएं आपको मिलने लग गई हैं।
और हम इनका अलग अलग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स में बाइंग एंड सेलिंग गुड्स सर्विसेज जो थ्रू होता है इंटरनेट के माध्यम से होता है, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से हम सेवाओं की खरीद फरोख्त करते हैं, यानी कि वस्तुओं को खरीदते हैं एवं बेचते हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं? ऑनलाइन खरीदना और बेचने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, ये 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध हैं। वैश्विक बाजार उपलब्ध है, डिजिटल भुगतान की सुविधाएं उपलब्ध है, पेटीएम, एटीएम, भीम ऐप आदि सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। कम प्रचलन लागत है, एक बार अगर शुरू हो जाता है तो बहुत ही सस्ती उसमें हम इसको संचालित कर सकते हैं। रसद भागीदारों के माध्यम से तेजी से डिलीवरी होती है। आप देख सकते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो आसानी से जो है आपके ग्राहकों के पास सामग्री पहुंचा देते हैं। और आजकल तो जो है आप देखते हैं कि एक दिन के अंदर ही सामान मिलने लग गया है और कुछ मिनटों में भी जो है सामान जो है फास्ट फूड डिलीवरी शुरू हो गई है। ब्लिंकिट इसका एक उदाहरण है, जो 10 से 15 मिनट दे सकते हैं में अपना सामान पहुंचा देता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली हैं। और जो है ई कॉमर्स में वेबसाइट और मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से आसानी से व्यवसाय हो सके। अब देखते हैं कि हम जो विस्तृत श्रृंखला है ई कॉमर्स की, किस किस माध्यम से हम व्यवसाय कर सकते हैं। ई कॉमर्स B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर, इसके अलावा B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस यानी कि G2B, C2C कस्टमर टू कस्टमर। जैसे आप देख सकते हैं आज की तारीख में कस्टमर टू कस्टमर के लिए EY है, OLX है, इसके उदाहरण है। कस्टमर टू बिजनेस इसका उदाहरण हो सकते हैं आपके अपवर्क है या फेवर है। इसके माध्यम से आप जो है आसानी से जो है कस्टमर टू बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा उदाहरण है आपका गवर्नमेंट टू सिटीजन, सोशल कॉमर्स है, सदस्यता आधारित सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो है आपकी ई कॉमर्स है। एम मोबाइल यानी मोबाइल के माध्यम से आप कॉमर्स कर सकते हैं। ये इसके प्रमुख उदाहरण है। अब देखते हैं हम फिनटेक बिजनेस। मॉडर्न बिजनेस का एक उदाहरण है फिनटेक, यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जो वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं और आसानी से ग्राहकों को उनके वित्त का प्रबंध सिखाते हैं और आसानी से एक देश के एक कोने से दूसरे कोने तक हम वित्त को पहुंचा देते हैं। फिनटेक में तकनीक संचालित वित्त है, डिजिटल भुगतान की पद्धतियां सम्मिलित हैं, सुरक्षित लेन देन है, तेजी से वित्त सेवाएं प्रदान की जाती हैं, ग्राहक केंद्रित नवाचार है। इसके लिए रेगुलेशन जो है कंप्लायंस यानी कि अनुपालन करना जरूरी है और इसके लिए डाटा एनालिस्ट का प्रयोग किया जाता है। बड़ी मात्रा पर जो है डाटा उपयोग किया जाता है, जिससे कि हम फिनटेक सुविधाएं प्राप्त कर सकें। अब आता है एडुटेक बिजनेस, यानी कि एजुकेशन से संबंधित। शैक्षिक प्रौद्योगिकी बिजनेस व्यवसाय का एक आधुनिक रूप है जो प्रभावशाली, सुलभ और लचीले तरीके से शिक्षा, प्रशिक्षण एवं सीखने की सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल तकनीक, इंटरनेट प्लेटफॉर्म, नवीनीकरण उपकरणों का उपयोग करना सिखाता है। अब आप देखेंगे कि आज की तारीख में जब से कोविड आया है, कोविड के पश्चात जो है एडिटेक बिजनेस और तेजी से बढ़ रहा है। तो एडिटेक बिजनेस की अगर विशेषताओं की बात करें तो यह तकनीक अधिकार आधारित शिक्षा प्रदान करता है, ऑनलाइन एवं दूरस्थ पहुंच होती है, इंटरएक्टिव सीखने के तरीके हैं, व्यक्तिगत सीखने का अनुभव मिलता है, लागत प्रभावी शिक्षा है, स्केलेबिलिटी है और सतत मूल्यांकन एवं फीडबैक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आसानी से सतत मूल्यांकन हो जाता है। आप देखेंगे, कभी आपने सुना नहीं होगा, कोविड से पहले जो है गूगल मीट, जूम, ये आदि प्लेटफॉर्म का नाम नहीं सुना होगा, मगर आज ये आसानी से प्रयोग किए जा रहे हैं एजुकेशन को उपलब्ध कराने के लिए। अब बात करते हैं हेल्थ टेक बिजनेस की। हेल्थ टेक बिजनेस का अर्थ है स्वास्थ्य सेवा, निदान, उपचार, रोगी प्रबंधन में सुधार के लिए उन्नत तकनीक एवं डिजिटल समाधानों का प्रयोग करना। यह टेलीमेडिसिन, स्वास्थ्य ऐप, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य कार्ड, AI और पहचानने योग्य उपकरणों का प्रयोग करते हैं।
अब आप देखेंगे कि इसमें तकनीक आधारित स्वास्थ्य के समाधान दिए जाते हैं। डॉक्टर टेक्निक के माध्यम से अगर वैश्विक स्तर पर कहीं भी डॉक्टर है तो आसानी से रोगों का निदान में अपनी सहायता प्रदान करते हैं। इसके माध्यम से आसानी से ऑपरेशन भी होने लग गए हैं। डिजिटल रोगी डाटा प्रबंधन होने लगा है, यानी कि आप अगर बचपन से लेकर आज तक जो आपकी उम्र हो चुकी है, सारा आपका बीमारी की हिस्ट्री यानी कि बीमारी का इतिहास सारा ही एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। टेली मेडिसिन और दूरस्थ देखभाल सेवाएं, एआई एंड डाटा एनालिस्ट का उपयोग होता है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाती हैं, लागत प्रभावी एवं स्वयं बचाने वाली सेवाएं प्रदान की जाती हैं। रोगी केंद्रित देखभाल पर ध्यान दिया जाता है। अब बात करते हैं ग्रीन सस्टेनेबल बिजनेस यानी ग्रीन हरित और समावेशी व्यवसाय। ऐसा व्यवसाय जो पर्यावरण की रक्षा करते हुए लाभ कमाने के उद्देश्य से संचालित किया जाता है। आज एक अवधारणा होने लग गई है विकसित देशों में या यूरोपीय देशों में कि जो हम अगर प्राकृतिक साधन अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं छोड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। यह प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग, अपशिष्ट एवं प्रदूषण में कमी, नवकरणीय ऊर्जा के उपयोग एवं पर्यावरण के अनुकूलन उत्पादन प्रक्रियाओं पर केंद्रीकृत है। ऐसे व्यवसाय आर्थिक विकास के साथ साथ दीर्घकालीन स्थिरता, सामाजिक जिम्मेदारी एवं पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देते हैं। आप देखेंगे आज की तारीख में हाइड्रोजन वाले वाहन भी उपयोग में आने लग गए हैं। हरियाणा में हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन का सफल ट्रायल हो गया है। आप देखेंगे सरकार ई वाहन का उपयोग करने के लिए बढ़ावा दे रही है, उस पर विभिन्न प्रकार की सब्सिडी दे रही है जिससे कि हमारे प्रदूषण में कमी आए। आज आप देखते हैं कि दिल्ली वैश्विक स्तर पर प्रदूषण के कारण चर्चा में है। पर्यावरण के अनुकूल संचालन के लिए ग्रीन या सस्टेनेबल बिजनेस की अवधारणा शुरू हुई। नवकरणीय संसाधनों का उपयोग यानी नवकरणीय संसाधन जिनके द्वारा प्रदूषण नहीं होता है। अपशिष्ट न्यूनीकरण प्रथाएं शुरू होनी चाहिए। ऊर्जा दक्षता यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब है जब आवश्यकता हो ऊर्जा तभी हम उपयोग करें, ऊर्जा को व्यर्थ न जाने दें। पर्यावरण कानूनों का अनुपालन करें, दीर्घकालीन स्थिरता पर ध्यान दें और कॉरपोरेट यानी कि हमारी जो कंपनियां हैं वे सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति करें जिससे कि ग्रीन बिजनेस की अवधारणा को साकार किया जा सके। यदि हम संवेदनशील नागरिक नहीं बनेंगे तो प्रदूषण से नहीं बच पाएंगे, जिससे हमारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हमें घेरेंगी और हम दीर्घ आयु प्राप्त नहीं कर पाएंगे या विभिन्न श्वसन संबंधी बीमारियों से परेशान रहेंगे। इसके अलावा जो आज की तारीख में टाइप्स ऑफ मॉडर्न बिजनेस यानी कि आधुनिक व्यवसाय के और भी प्रकार हैं। बच्चे आपने देखा होगा कि रील बनाने में लगे हुए हैं या और लोग भी रील बनाने में लगे हुए हैं। भारत में 8 करोड़ व्यक्ति या बच्चे या यूजर आज कंटेंट क्रिएशन बिजनेस में लगे हुए हैं। कंटेंट बिजनेस के अलावा ऑनलाइन सर्विस बिजनेस भी तेजी से बढ़ रहा है जो इंटरनेट आधारित सेवाएं प्रदान करता है। कम भौतिकी ढांचे के आधार पर भी वह ग्राहकों को उच्च सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करता है। सदस्यों को इससे कुछ राजस्व की प्राप्ति होती है। भारत सरकार या अन्य देश में भी स्टार्टअप बिजनेस को अलग महत्व दिया जा रहा है। अब बात करते हैं व्यवसाय का प्रचार, प्रमोशन ऑफ बिजनेस। तो व्यवसाय का प्रचार यानी कि प्रमोशन ऑफ बिजनेस क्या है, तो इसमें हम देखते हैं यूनिट नंबर 2 का पहला टॉपिक है ये। तो विज्ञापन, सेल्स प्रमोशन, व्यक्तिगत विक्रय, प्रचार, पब्लिसिटी यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से हम प्रमोशन ऑफ बिजनेस कर सकते हैं। इस प्रकार प्रचार व्यवसाय को बिक्री बढ़ाने, प्रतिस्पर्धा का सामना करने, एक मजबूत बाजार स्थापित करने में मदद प्रदान करता है। अब व्यवसाय के गठन का अभिप्राय क्या है, यानी कि मीनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। व्यवसाय के गठन से आज से उन सभी योजनाबद्ध एवं कानूनी कार्यों से जिसके माध्यम से किसी नए व्यवसाय की स्थापना की जा सके। अब उत्पादन या हमने व्यवसाय करना है तो उसकी कुछ औपचारिकताएं होती हैं, उसके बारे में हमें चिंतन करना पड़ेगा। यानी कि कौन सा व्यवसाय हम चुने, व्यवसाय किस प्रकार का चुनना है, संसाधनों की व्यवस्था यानी कि पैसा या अन्य संसाधन, मानवीय या भौतिक संसाधन, उनकी व्यवस्था कैसे करें।
इसके अलावा कुछ कानूनी औपचारिकताएं भी होंगी जिनका अनुपालन करना जरूरी है। अगर कंपनी स्थापित करनी है तो कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा, या अन्य व्यवसाय करने हैं। आप देख सकते हैं कि अगर हमें कोई मेडिसिन की दुकान खोलनी होती है तो ड्रग्स का बिजनेस करना होता है, तो उसके लिए भी हमें जिला स्तर पर लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ती है। जब हम कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर लेंगे तो उसके बाद व्यवसाय संचालन की तैयारी करेंगे। अब व्यवसाय गठन की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस क्या है, प्रवर्तन, यानी कि जो व्यवसाय के बारे में सोचते हैं वो प्रवर्तक कहलाते हैं। व्यवसाय की योजना बनाएंगे, उसकी संभावनाओं का अध्ययन करेंगे, पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कराएंगे व्यवसाय का। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात ही हम व्यवसाय कर सकते हैं। अब व्यवसाय हमने पंजीकृत करा लिया तो उसको चलाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता पड़ती है। कंपनी में बड़े संगठन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे जैसे व्यवसाय अगर छोटा होगा तो छोटे संगठन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर कंपनी की बात करें तो वहाँ प्रबंध संचालक होते हैं, संचालक होते हैं, महाप्रबंधक होते हैं, प्रबंधक होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं और श्रमिक होते हैं। फिर संगठन स्थापित करने के पश्चात हम संचालन कर देते हैं, उत्पादन या सेवा प्रदान करना शुरू कर देते हैं। अब बात करें नए व्यवसाय स्थापित करते समय कौन कौन सी विचार करने योग्य बातें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर एक, उद्देश्य, यानी कि हमारे व्यवसाय का उद्देश्य क्या है। लाभ कमाना है, लाभ के साथ सेवा करनी है, या रोजगार प्रदान करना है। अब हमने उद्देश्य निर्धारित कर लिया, इसके बाद हम व्यवसाय का हमारे प्रकार क्या होगा, उद्योग होगा, व्यापार होगा या सेवा होगी। प्रकार निर्धारित होने के बाद स्थान, यानी कि किस जगह हम व्यापार करेंगे, कच्चा माल जहां आसानी से उपलब्ध हो, बाजार जहां आसानी से उपलब्ध हो, परिवहन की सुविधा हो और श्रमिक हमें आसानी से उपलब्ध हो। ऐसा स्थान चुनने के लिए हम ज्यादा प्रयास करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि दिल्ली के आसपास उद्योग उत्तर भारत में अधिक विकसित हो रहे हैं, क्योंकि वहां ये चीजें आसानी से उपलब्ध हैं। अगर आगे बात चलते हैं तो व्यवसाय जितना बड़ा होगा उतनी अधिक मात्रा में हमें पूंजी की आवश्यकता होगी। यदि हमारी ख्याति अधिक है तो पूंजी जुटाना हमें सरल होगा, और यदि हमारा व्यवसाय नया है और हमें बाजार में कोई नहीं जानता तो पूंजी एकत्र करना थोड़ा कठिन कार्य होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम व्यवसाय का कौन सा स्वामित्व चुनते हैं। एकल स्वामित्व लेंगे, साझेदारी लेंगे, कंपनी करेंगे या सोसाइटी बनाएंगे। ये चीज हम निर्धारित कर लेते हैं स्वामित्व यानी कि ओनरशिप में। अब कच्चा माल हम कहाँ से खरीदेंगे, नियमित रूप से जहां आपूर्ति हो, मिल जाए हमें आसानी से, सस्ती दर पर मिले कच्ची सामग्री और गुणवत्तापूर्ण हो वो। ये नहीं कि सस्ती है मगर माल बेकार हुआ, तो उससे कोई फायदा नहीं है। जोखिम का आकलन करेंगे, जोखिम का आकलन करने के पश्चात हम उसका बीमा करा लेते हैं, जैसे अग्नि बीमा है, स्वास्थ्य बीमा है और समुद्री बीमा है। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के बीमा हैं जिसके माध्यम से हम जोखिम को दूसरे पर टाल देते हैं। प्रतिस्पर्धा देखेंगे, जो हम व्यापार कर रहे हैं उसमें प्रतिस्पर्धा कितनी है, कंपटीशन कितना है। जहां हम व्यापार स्थापित कर रहे हैं वहां पूर्व में ही कितने व्यापार हैं, मूल्य की क्या चीज है, कितना नैरो रेट पर हम व्यापार कर सकते हैं, गुणवत्ता। अब देखेंगे कि हम जो व्यापार कर रहे हैं क्या उस व्यापार में मांग है जो हम व्यापार करेंगे। बाजार देखेंगे कि आवश्यकता वहां बाजार उपलब्ध है हमारे सामान को बेचने के लिए, क्या वहां के लोगों के पास क्रय शक्ति है। हम ऐसे क्षेत्र में अगर मान लीजिए व्यापार स्थापित कर दें जहां क्रय शक्ति ही नहीं है तो हमारा व्यापार सही से संचालित नहीं हो पाएगा। वित्त के क्या स्रोत होंगे, स्वय पूंजी यानी कि हम क्या खुद पूंजी लगाएंगे, बैंक से ऋण लेंगे या रिश्तेदारों से ऋण लेंगे या किससे ऋण लेंगे, या हम साझेदार बनाएंगे उसमें या संस्थानों से ऋण लेंगे। इसके अलावा हमें कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना हुआ, लाइसेंस लेना हुआ। लाइसेंस का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे अगर हम शराब की दुकान खोलेंगे तो उसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कंपनी एक्ट, यदि कंपनी स्थापित करते हैं तो उसके अंतर्गत, कंपनी एक्ट के अंतर्गत भी हमें रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमें व्यापार यानी कि संगठन स्थापित करना है तो उसके लिए हमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी, प्रबंधकों की आवश्यकता होगी। तकनीकें, अगर हम व्यापार आधुनिक करते हैं तो क्या कौन कौन सी तकनीकें हम उपयोग करेंगे। किफ़ायती यानी कि सस्ती भी होनी चाहिए और उपयुक्त भी होनी चाहिए। और हम ऐसे क्षेत्रों में भी उद्योग लगा लेते हैं जहां आसानी से हमें उसके लिए, उद्योग लगाने के लिए सब्सिडी मिलती है या कर में छूट मिलती है और सरकार हमें प्रोत्साहन देती है।
अब बात करते हैं एक सफल व्यवसायी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। अगर वर्गीकरण की बात करें तो एक सफल व्यवसायी में व्यक्तिगत गुण होने चाहिए, सामाजिक गुण होने चाहिए, बौद्धिक एवं निर्णयात्मक गुण होने चाहिए और नैतिक एवं चारित्रिक गुण होने चाहिए। इन सभी गुणों के समन्वय से ही एक व्यवसायी दीर्घकाल तक सफल बना रह सकता है। एक सफल व्यवसाय में गुण कैसे विकसित कर सकते हैं, यानी गुण कैसे विकसित होंगे, ये भी एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। एक सफल व्यवसाय में गुण योजना, अनुभव, नवाचार और नैतिक प्रथाओं के माध्यम से विकसित होती है। यानी कि कोई गुण एकदम विकसित नहीं हो जाएगा, हमें प्रयास करना पड़ेगा उसके लिए। स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, व्यवसाय को सही दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए टाटा समूह नैतिक एवं जिम्मेदारी व्यवसाय का एक मजबूत दृष्टिकोण का पालन करता है। ग्राहक फोकस, जैसे आप देखते हैं अमेजॉन ग्राहक संतुष्टि को प्राथमिकता देकर सफल हो जाता है। यानी कि आपने देखा होगा, अगर आप अमेजॉन पर सामान वापस करेंगे तो वो कुछ नहीं पूछते कि आप भाई क्यों सामान वापस कर रहे हो, आपने शिकायत डाली, आपका सामान वापस लेने के लिए आ जाते हैं। गुणवत्ता प्रबंधन, टोयोटा निरंतर सुधार पर जोर देती है। अगर उसकी कोई कमी है तो तुरंत स्वीकार करते हैं और अपने अगले सेगमेंट में वो प्रयास करते हैं कि वो कमी दूर हो जाए। प्रभावशाली नेतृत्व और टीम वर्क, कर्मचारी को प्रेरित करते हैं और उत्पादन में सुधार करना ही एक जो है सफलता का आधार होते हैं। नवाचार और प्रौद्योगिकी, आप एप्पल इसका फोन उदाहरण है। एप्पल अपने निरंतर अपने फोनों में नवाचार करता रहता है, इनोवेशन। वित्तीय अनुशासन, सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिक आचरण, अगर ये चीजें हैं तो हमारे धीरे धीरे व्यवसाय में वह गुण विकसित होते रहेंगे जिससे कि हमारा व्यवसाय दीर्घकाल तक चलता रहेगा। अब बात करते हैं व्यवसायिक संगठन के स्वरूपों की। एकल स्वामित्व, साझेदारी। संयुक्त हिंदू परिवार हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है इसलिए हम छोड़ देंगे उसको। सरकारी संस्था यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, संयुक्त स्कंद कंपनी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। अब बात करते हैं एकल स्वामित्व, यानी कि एकल का मतलब है सोल, यानी कि अकेला व्यक्ति। अकेला व्यक्ति सभी लाभ हानि केस में स्वामी होता है। तो इसकी बात करें एकल स्वामित्व में तो विशेषताएं क्या है, एक ही व्यक्ति होता है, निर्णय स्वतंत्र होता है, लाभ पर पूरा हक होता है, पूंजी सीमित होती है क्योंकि अकेला व्यक्ति होता है, कानूनी रूप मालिक व्यवसाय एक ही होता है, आकार छोटा होता है, और अगर व्यापार बंद करना हो तो स्वामी निर्णय ले सकता है कि भाई मुझे व्यापार नहीं चलाना है। अब दोष क्या है इसके, भाई दोष सीधी सी बात है, पूंजी सीमित होगी, अनिश्चित जीवन काल होगा इसका, जोखिम का बोझ होगा। क्यों, क्योंकि अकेला ही व्यक्ति है। विशेषज्ञता की कमी, अगर व्यक्ति गुणवान नहीं है यानी कि उसको काम का अनुभव नहीं है ज्यादा, तो यह है विशेषज्ञता की कमी, उसे खलेगी। निरंतर विस्तार कठिन होगा क्योंकि अकेला व्यक्ति है, कहाँ कहाँ व्यापार करेगा। अब सापेक्षित गुण क्या है, इसमें गुण देखेंगे आप आसानी से स्थापित कर सकते हैं। कम जटिलताएं हैं, लाभ पर नियंत्रण है, व्यक्तिगत प्रेरणा है और गोपनीयता है। एकल स्वामित्व के प्रकार क्या है। एकल स्वामित्व एक व्यवसाय है जिसका स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन एक ही व्यक्ति करता है। इसमें एक व्यापारिक एकल स्वामित्व रखता है, जैसे खुदरा दुकानें, किराने की दुकानें, थोक व्यापारी। मैन्युफैक्चरिंग सोल प्रोपर्टीशिप, कच्चे माल से सामान का उत्पादन, तैयार माल बेचते हैं जैसे हस्तशिल्प, बेकरी इकाइयां, छोटी फैक्ट्रियां। सेवा एकल स्वामित्व, सेवाएं प्रदान करते हैं, समान नहीं, जैसे डॉक्टर, वकील, ट्यूटर, सैलून, सलाहकार, तो सेवा वाली एकल उत्पादन है। इसके बाद पेशेवर एकल स्वामित्व होता है जिसमें चार्टेड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, डिजाइनर आते हैं। इसके बाद एजेंट और कमीशन बेस्ड सोल प्रोपराइटरी होती है, जैसे एजेंट या ब्रोकर के रूप में काम करते हैं, जैसे बीमा एजेंट, संपत्ति डीलर, कमीशन कमाते हैं। इस प्रकार एकल स्वामित्व में विभिन्न रूपों के उपयोग हैं। इसकी सादगी और लचीलेपन के कारण इसे व्यापक रूप से अपनाया जाता है। अब एकल व्यापार के दोषों को दूर करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवसाय चलाते हैं और लाभ हानि बांटते हैं, इसे कहते हैं साझेदारी। एकल व्यापार के दोषों को दूर करने के लिए साझेदारी का निर्माण किया जाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, लाभ हानि को आपस में बांटेंगे,
अब लाभ हानि अगर समझौता नहीं है तो बराबर बराबर बांटेंगे, अन्यथा समझौते के आधार पर बांटेंगे। साझेदारों का व्यक्तिगत दायित्व होता है। पूंजी उपलब्धता बढ़ जाती है क्योंकि जब ज्यादा व्यक्ति होंगे तो ज्यादा मात्रा में पूंजी पैसा लगा सकते हैं। निर्णय साझा रूप से करते हैं। साझेदारी का जीवन काल सीमित होता है। इसके बाद देखते हैं सापेक्षिक गुण क्या है इसके। पूंजी का अधिक स्रोत होता है। प्रबंधन में विशेषज्ञता का मिश्रण होता है। निर्णय साझा होने से बेहतर निर्णय मिलते हैं। सहयोग और आत्मविश्वास मिलता है। जोखिम जो है बढ़ जाता है क्योंकि दो से या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। अब दोष क्या है, व्यक्तिगत दायित्व अधिक होता है। मतभेद होने पर विवाद, भाई जहां दो बर्तन साथ रखे होंगे तो वो खटकेंगे भी, तो मतभेद हो जाते हैं, तो उस समय निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। लाभ साझा करना, क्योंकि जब भाई आपस में मिलकर कर रहे हैं तो लाभ भी बटेगा, ऐसा तो है नहीं। साझेदारी की समाप्ति जटिल, यानी कि जब सब साझेदार होंगे तभी साझेदारी समाप्त करी जा सकती है, अन्यथा नहीं। निर्णय प्रक्रिया धीमी, अगर सभी साझेदार नहीं बैठेंगे आपस में मिलकर तो निर्णय भी नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं साझेदारी के गठन और साझेदारी संलेख के मुख्य बिंदु। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से व्यवसाय करने या उसके लाभ हानि को साझा करने पर सहमत होते हैं तो साझेदारी का गठन होता है। यह आपसी सहमति से बनता है और मौखिक या लिखित हो सकता है। भविष्य में विवादों से बचने के लिए लिखित साझेदारी संलेख जो है बेहतर होता है। दो दोस्त दुकान शुरू कर रहे हैं, ये एक उदाहरण है। साझेदारी संलेख एक लिखित दस्तावेज है जो साझेदारों की लिखित शर्तों को बताता है। फर्म का नाम या पता क्या होगा, साझेदारों की नाम या पूंजी क्या होगी, लाभ हानि किस अनुपात में बांटेंगे, अधिकार व कर्तव्य क्या होगा, पूंजी व आहरण पर ब्याज कितना मिलेगा, साझेदारों को वेतन या कमीशन कितना मिलेगा, प्रवेश सेवानिवृत्ति या विघटन के नियम क्या होंगे। साझेदारों के दोषों को दूर करने के लिए या साझेदारी की दोषों को दूर करने के लिए संयुक्त स्कंद कंपनी यानी कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज आई। इसकी विशेषता होती है स्वामित्व शेयर धारकों को होता है, यानी कि आप शेयर खरीदकर कंपनी में अंशधारी बन सकते हैं। शेयर धारक पूंजी निवेश के लिए जिम्मेदार होते हैं। कानूनी रूप से यह एक अलग अस्तित्व रखती है, यानी कि अंशधारी और कंपनी अलग अलग व्यक्ति माने जाते हैं। पूंजी बड़ी मात्रा में लगाई जा सकती है और प्रबंध कंपनी का संचालन करने के लिए प्रबंध संचालन बोर्ड होता है, यानी कि संचालन प्रबंधन बोर्ड होता है जिसको कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अनिश्चित जीवन काल होता है, यानी कि अगर सदस्य को इसका की मृत्यु हो जाती है किसी सदस्य की, तो उसकी मृत्यु से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लाभ का वितरण शेयर के अनुसार होता है, जो आपके पास अंश है उसके अनुपात में ही आपको लाभ मिलेगा। एक निश्चित दर से लाभ मिलता है, जैसे मान लीजिए आपने 20 रुपये वाला अंश ले रखा है और एक अंश पर 2 रुपये डिविडेंड की घोषणा होती है, 2 रुपये प्रति अंश आपको लाभ मिलेगा। अब सापेक्ष गुण क्या है इसमें, पूंजी जुटाने की क्षमता अधिक होती है। सीमित जोखिम होता है। दायित्व जो है आपका सीमित होता है और स्थायित्व में निरंतरता होती है, यानी कि अगर कोई से अंशधारी की मृत्यु हो जाती है, विकलांग हो जाता है या पागल हो जाता है तो उसका असर इस पर नहीं पड़ता है। प्रबंधन में विशेषज्ञता, क्योंकि बड़ी मात्रा में हमारे पास धनराशि होती है तो हम प्रबंधन के लिए लोगों को वेतन पर भी रख सकते हैं या मानदेय दे सकते हैं। बड़े पैमाने पर उद्योग संभव है। सापेक्षिक दोष क्या है, स्थापना जटिल है, महंगी है, अधिक कानूनी नियम है, निर्माण प्रक्रिया धीमी है, व्यक्तिगत लाभ पर नियंत्रण नहीं है, प्रबंधन और मालकाना हक में अंतर होता है। अब बात करते हैं एक संयुक्त पूंजी कंपनी के गठन की। तो किस प्रकार गठन होता है, सबसे पहले प्रवर्तक अपने नाम की स्वीकृति देंगे कि भाई हम प्रवर्तक बनना चाह रहे हैं। उसके बाद दस्तावेज तैयार कराएंगे। वो दस्तावेज कौन कौन से होते हैं, इसमें मुख्य रूप से होता है पार्षद सीमा नियम व पार्षद अंतर नियम, वो दस्तावेज तैयार होंगे। इसके बाद पंजीकरण और समामेलन होगा कंपनी का। शुल्क के साथ कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ दस्तावेज जमा करेंगे और समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद हम पूंजी प्राप्त करने के लिए प्रविवरण जारी करेंगे और पूंजी प्राप्त करने के बाद हमारे पास अगर न्यूनतम विधान प्राप्त हो जाता है तो हम व्यापार आरंभ करने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। कंपनी रजिस्ट्रार एक प्रमाण पत्र जारी करता है जिसको कहते हैं व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र।
अब बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि पारदर्शी सीमा नियम क्या होता है। यह कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जो कंपनी की पहचान, संचालन का दायरा, बाहरी दुनिया के साथ संबंध परिभाषित करता है। यह कंपनी के संविधान के रूप में कार्य करता है। जिसमें क्या क्या होता है, आखिर पारदर्शी सीमा नियम में होता क्या है, देखते हैं हम। नाम खंड यानी कि कंपनी का नाम क्या होगा। पंजीकृत कार्यालय यानी कि रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा। उद्देश्य यानी कंपनी कौन सा कार्य करेगी, क्या क्या उद्देश्य हैं भाई इस कंपनी के। दायित्व यानी कि कंपनी का दायित्व कितना होगा। पूंजी कितनी मात्रा, मतलब दायित्व लिमिटेड है या अनलिमिटेड होगा। इसके बाद पूंजी खंड में कितनी मात्रा में यानी कि अधिकृत पूंजी कितनी होगी। सदस्यता खंड में यानी कि इसके सदस्य कौन कौन होंगे, ये उदाहरण होगा। उदाहरण के लिए यदि एक दवा कंपनी का उद्देश्य केवल दवाओं का निर्माण और बिक्री करने का उल्लेख कर सकता है। अब बात करते हैं पारदर्शी सीमा नियम की, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है कंपनी के उद्देश्य को परिभाषित करने के लिए, कंपनी की गतिविधियों को सीमित करने के लिए, शेयर और लेनदारों की रक्षा करने के लिए, कानूनी स्पष्टता और पारदर्शिता के लिए। पार्षद अंतर नियम, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। यह एक कानूनी दस्तावेज है जिसके माध्यम से कंपनी के प्रबंधन के लिए आंतरिक नियम और विनियमन बनाए जाते हैं और उसके आधार पर ही कंपनी का प्रबंधन किया जाता है। अर्थात यानी कि कंपनी के प्रशासन को इसके माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, अंशों का निर्गमन और हस्तांतरण कैसे होगा, शेयरधारकों के अधिकार व कर्तव्य क्या होंगे, निर्देशकों की नियुक्ति व शक्ति क्या होगी, बैठकों का संचालन किस प्रकार होगा, लाभांश की घोषणा या लाभांश कितनी मात्रा में दिया जाएगा, लेखा और लेखा के उदाहरण क्या होंगे। अब हम उदाहरण की बात करें तो सुचारू आंतरिक प्रबंधन, निर्णय लेने में स्पष्टता और विवादों से बचना सुनिश्चित करता है। ये एओए निर्दिष्ट करता है कि निदेशकों की नियुक्ति कैसे की जाती है और बैठकों में मतदान कैसे करेंगे। कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट, कंपनी समावेलन प्रमाण पत्र आरओसी, इससे के जारी होने पर कंपनी का जन्म हो जाता है और उसे एक अलग कानूनी पहचान मिल जाती है। इसके पश्चात ये नहीं कहा जा सकता कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन सही ढंग से हुआ या नहीं हुआ। यह प्रमाण पत्र जारी हो गया तो कंपनी अस्तित्व में आ जाएगी। यह प्रमाण पत्र प्रमाणित करता है कि कंपनी व्यावसायिक संचालन शुरू करने के लिए पात्र है और यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कंपनी को न्यूनतम सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के लिए निर्देशकों द्वारा घोषणा, शेयर मूल्य के भुगतान जैसे दस्तावेज दाखिल करने होते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि निजी कंपनी को इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती, यानी व्यापार शुरू करने का प्रमाण पत्र। अब बात करते हैं प्रोस्पेक्टस की। तो प्रोस्पेक्टस यानी कि कानूनी दस्तावेज है जिसके माध्यम से जनता को शेयर या डिवेंचर क्रय करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसमें कंपनी अपने बारे में और वित्तीय प्रबंधन या जोखिम के बारे में जानकारी देती है। प्रोस्पेक्टस कई प्रकार के होते हैं, पब्लिक प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट प्लेसमेंट, डीम्ड प्रोस्पेक्टस और सेल्फ प्रोस्पेक्टस। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 26 के अनुसार पूंजी जुटाने के लिए पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। सेबी अंश पूंजी को जुटाने के नियमों का संरक्षण करती है। कंपनी के प्रकार में निजी कंपनी क्या होती है। एक कंपनी जिसका शेयर पूंजी छोटे समूह के लोगों के पास होती है और इसके शेयर सार्वजनिक रूप से नहीं बेचे जा सकते, वह निजी कंपनी कहलाती है। शेयरधारकों की सीमित संख्या होगी, अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं। शेयर सार्वजनिक रूप से नहीं बेचे जा सकते। नाम में प्राइवेट शब्द प्रयोग होगा यानी कि प्राइवेट लिमिटेड।
स्वामित्व परिवार या मित्रों तक सीमित होता है। निर्णय प्रबंधन बोर्ड द्वारा लिया जाता है, कानूनी रूप से पंजीकृत होगी और सीमित देयता होगी निवेश तक, यानी कि जितना निवेश करेंगे उतनी मात्रा तक ही सीमित होगा। सापेक्ष गुण, स्वामित्व स्वामियों का नियंत्रण होता है, गोपनीय और निर्णय में स्वतंत्रता होती है, पूंजी जुटाना अपेक्षाकृत सरल होता है, स्थायित्व और निरंतरता होती है, जोखिम सीमित होता है। दोष है कि यानी कम मात्रा में पूंजी जुटा सकते हैं और अंशधारकों की सीमित संख्या होती है और हम अपने अंश सार्वजनिक रूप से नहीं बेच सकते। बात करते हैं सार्वजनिक कंपनी की। तो सार्वजनिक कंपनी क्या होती है, यानी कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। एक कंपनी जिसकी पूंजी का हिस्सा आम जनता के लिए उपलब्ध होता है और शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर बेचे जा सकते हैं, यानी कि सेबी के यहाँ पहले पंजीकरण कराना पड़ता है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज या एनएससी के माध्यम से आप अपने शेयर बेच सकते हैं। इसमें क्या है, कंपनी की विशेषता होती है लिमिटेड का प्रयोग करते हैं। गुण क्या है, पूंजी जुटाने की क्षमता बड़ी होती है, बड़े पैमाने पर विस्तार संभव है, विशेषज्ञ रख सकते हैं। दोष क्या है कि महंगी स्थापना है और जटिल कानूनी प्रक्रिया है और निर्णय धीमी प्रक्रिया होती है। भारत में सार्वजनिक कंपनियों के प्रकार, सरकारी कंपनी बना सकते हैं, निजी क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनी होती है और आज की तारीख में एक व्यक्ति वाली कंपनी भी सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करा सकते हैं हम। होल्डिंग कंपनी यानी बहुमत शेयर रखकर अन्य कंपनियों पर नियंत्रित स्थापित कर सकते हैं, जिसको होल्डिंग कंपनी कहते हैं। और सब्सिडरी कंपनी यानी सहायक कंपनी, एक होल्डिंग कंपनी द्वारा नियंत्रित जो कंपनी होती है वो भी सार्वजनिक कंपनी हो सकती है। अब अंतर देखते हैं निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी के बीच में। तो आप देख सकते हैं प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड और सार्वजनिक कंपनी में लिमिटेड शब्द का होता है। पूंजी जुटाने की क्षमता निजी कंपनी की सीमित होती है और सार्वजनिक कंपनी की अधिक होती है क्षमता। अब अंशधारियों की संख्या की बात करें तो निजी कंपनी में 200 हो सकते हैं और सार्वजनिक कंपनी में कोई लिमिटेशन नहीं है, मगर न्यूनतम सदस्य 7 होने चाहिए। अब एक व्यक्ति वाली कंपनी तो आप समझ ही सकते हैं, एक कानूनी कंपनी जिसका स्वामित्व केवल एक व्यक्ति का होता है और उसे कानूनी रूप से कंपनी का पूरा अधिकार व जिम्मेदारी होती है, तो वो एक कंपनी की व्यक्ति वाली कंपनी कहलाती है। ये कंपनी अधिनियम 2013 की विशेषता है, इससे पहले यह प्रचलन में नहीं थी। केवल एक ही अंसारी होगा, कानूनी रूप से पंजीकृत होगा और जितनी वो पूंजी लगाएगा वहां तक ही दायित्व सीमित होगा। गुण क्या है, स्वामी का पूर्ण नियंत्रण होगा, निर्णय लेने में तेजी होगी और सीमित दायित्व होगा। दोष क्या है, पूंजी जुटाने की सीमित क्षमता होगी, जोखिम का भार एक व्यक्ति पर होगा और विशेषज्ञ कम होंगे। एक और स्वरूप है व्यवसाय का जिसको हम कहते हैं कॉरपोरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति। इसकी विशेषता क्या है, विशेषता है सदस्य स्वामी और उपयोगकर्ता दोनों होते हैं। इसमें जो प्रबंधन है वो या निर्णय है, एक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार होता है, उद्देश्य सेवा प्रदान होती है, पूंजी सदस्य योग्यता पर आधारित होती है। सदस्य जो हैं लाभांश बांटते हैं, लाभ सदस्यों में बढ़ता है और कानूनी रूप से इसको पंजीकरण कराना जरूरी होता है और निर्णय लोकतांत्रिक ढंग से चलता है। तो सहकारी समिति यानी कि 10 या 10 से अधिक व्यक्ति मिलकर इसको जो है एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत करा लेते हैं। सभी सदस्यों की समान भागीदारी होती है। जो सापेक्षिक गुणों की बात करें, सेवा भाव प्रधानता होती है, सामाजिक एवं आर्थिक सहयोग होता है। दोष क्या है, धीमी गति से निर्णय लिए जाते हैं, प्रबंधन में अनियमितता होती है और सदस्यों की भागीदारी अगर कमजोर है तो सोसाइटी भी कमजोर पड़ जाती है। तो अब तक हमने 2 यूनिट पढ़ ली हैं, अब हम यूनिट नंबर 3 पर पहुंचते हैं, प्लांट लोकेशन। तो प्लांट लोकेशन क्या है, प्लांट लोकेशन का अर्थ है किसी उद्योग के लिए सर्वोत्तम स्थान का चयन, यानी कि स्थल चयन। प्लांट लोकेशन यानी कि प्लांट कहाँ लगेगा, कौन से स्थल पर लगेगा। विद्वानों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। इसके मुख्य रूप से निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। उत्पादन आधारित परिभाषाएं,
यानी कि जहाँ कच्चा माल, मशीन, उत्पादन प्रक्रिया आसानी से उपलब्ध है, वहाँ हमें प्लांट लगा देना चाहिए। जैसे चैम्बर्स ने कहा है, कच्चे माल के स्रोतों के करीब होना चाहिए ताकि परिवहन लागत कम हो। अब दूसरे जो विद्वान हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, कैन, वो कहते हैं कि प्लांट की जगह जहां हमारा वितरण लागत कम हो, यानी कि जहां बाजार हो वहां प्लांट लगाओ। प्लांट को बाजार के निकट होना चाहिए ताकि वितरण लागत कम हो। अब इसके अलावा तीसरी विचारधारा है। तीसरी विचारधारा ये है कि लागत आधारित परिभाषा। कुल लागत यानी कि उत्पादन, परिवहन, श्रम और संचालन की लागत के आधार पर तय करें। यानी कि जहां ये न्यूनतम पड़े हमें प्लांट वहां लगाना चाहिए। अब चौथी अवधारणा शुरू होती है। वो कहते हैं कि भाई सुविधा आधारित परिभाषाएं, यानी कि आधारभूत संरचना और सुविधा जहां उपलब्ध है, यानी कि जल, बिजली, सड़क, मजदूरी जहां उपलब्ध हो वहां लगाओ। प्लांट ऐसी जगह लगाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम। प्लांट के लोकेशन की महत्व क्या है भाई? प्लांट के लोकेशन का भाई सीधी सी बात है, प्लांट के लोकेशन का महत्व ये कि कच्ची सामग्री में कमी जब भी आएगी जब हमें आसानी से कच्ची सामग्री आसानी से उपलब्ध हो, कच्चे माल तक हमारे पास पहुंचो, लागत में कमी होगी, बाजार के निकट होनी चाहिए, श्रम आसानी से उपलब्ध हो, आधारभूत ढांचा हो जैसे बिजली, पानी, सड़क, संचार आदि सुविधाएं मिले, परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो, यानी कि ट्रेन भी हो और ट्रक की सुविधा भी हो आसानी से, और जल की सुविधा है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की सुविधा है तो और भी अच्छा है। वहां सरकारी प्रोत्साहन मिले, सब्सिडी मिले, विस्तार के अवसर हो, उत्पादन लागत में कमी हो, सुरक्षा व संरक्षण हो। ऐसा ना हो कि प्लांट हम ऐसी जगह लगा दें जहाँ हमारी कारखाना ही सुरक्षित ना हो। पर्यावरण संबंधी विचार। अब कई एक जगह ऐसे स्टेट हैं जहाँ नियम कठोरता से पालन होते हैं, जहाँ आप अपनी कंपनी गंदगी जो है वो पानी नहीं डाल सकते दूसरी जगह। सामुदायिक समर्थन। कुछ स्थानों पर जो है लोग नहीं चाहते कि हमारे यहाँ प्रदूषण करने वाली इकाइयाँ लगें। आपूर्तिकर्ताओं तक पहुंच होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलने, प्रौद्योगिकी अपनाने में आसानी हो, यानी कि वहाँ जो प्रौद्योगिकी में काम करने वाले जो हैं वो आसानी से तकनीकी और कुशल व्यक्ति उपलब्ध हो, दीर्घकालीन लाभदायकता हो। तो प्लांट लोकेशन का महत्व है। अगर ये चीज़ें हमें प्राप्त हो रही हैं तो प्लांट लोकेशन का। अब प्लांट लोकेशन के प्रकार हैं। आप शहरी स्थान है, ग्रामीण स्थल है, अर्ध शहरी स्थान है या तटीय स्थल है, या अंतर्राष्ट्रीय है, या विशेष आर्थिक जोन यानी कि जिसे कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन आदि चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, शहर की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, बंगलौर आदि आईटी कंपनी जो है बेंगलोर, मुंबई के आसपास एकत्रित हैं क्योंकि वहाँ ढांचा अच्छा है। ग्रामीण क्षेत्र में देख सकते हैं गन्ने की जहाँ चीनी मिले हैं वो गन्ने के जहाँ खेत ज़्यादा हैं या जहाँ गन्ना उत्पादक क्षेत्र वहाँ अपने वो लगा लेते हैं। अर्ध शहरी स्थान देख सकते हैं, जैसे सूरत के बाहरी इलाके में कपड़ा इकाइयाँ ज़्यादा हैं। तटीय क्षेत्रों में देख सकते हैं मुंबई, चेन्नई में शिपयार्ड। और स्पेशल जोन देख सकते हैं नोएडा है, बेंगलोर आदि में, ये इलेक्ट्रॉनिक जोन में हमारी इकाइयाँ लगी हुई हैं। अब बात करते हैं संयंत्र स्थान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। भाई कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है वो प्रभावित करेंगे, जैसे कोयला है। श्रम उपलब्धता, बाजार की निकटता, परिवहन सुविधाएं, ऊर्जा स्रोत, सरकारी नीतियां, भूमि की कीमत, भवन और औद्योगिक क्षेत्र, जलवायु व मौसम, जल संसाधन, सुरक्षा एवं कानून नियम, प्राकृतिक आपदाओं का जोखिम, विस्तार की संभावनाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, ट्रेड यूनियन। संयंत्र अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों को का व्यवस्थित वर्गीकरण। उन कारकों को ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्थिक कारक हैं, भौगोलिक कारक हैं, बुनियादी ढांचा एवं तकनीकी कारक हैं, राजनीतिक और कानूनी कारक, या सामाजिक या पर्यावरणीय कारक। इसके अंतर्गत सब टॉपिक भी हैं, उनको आप अध्ययन कर सकते हैं। अगर बात करें एल्फ्रेड वेबर का स्थान सिद्धांत, तो सिद्धांत की बात करते हैं जो मुख्यतः लीस्ट कॉस्ट कहते हैं, थ्योरी ऑफ लीस्ट कॉस्ट। तो परिवहन लागत को ध्यान रखते हैं। वो चाहते हैं कि परिवहन लागत कच्चा माल जहां उपलब्ध है और बाजार ऐसे स्थान पर बनाओ जहां बाजार भी आसानी से उपलब्ध हो और कच्चा माल भी, परिवहन लागत न्यूनतम हो, ऐसी जगह लगाओ प्लांट।
तो उद्योग का स्थान कच्चा माल, बाजार और परिवहन लागत को ध्यान में रखते हुए चुना जाता है, जिससे कि कुल उत्पादन लागत न्यूनतम हो। ठीक है, तो मेन जो फोकस करना है उस पॉइंट पर करना है जहां हमारी न्यूनतम लागत आए। कुल लागत न्यूनतम करना है। मुख्य कारक है कच्चा माल और बाजार की उपलब्धता, परिवहन लागत खर्च कम हो। सहायक कारक क्या है? श्रमिक भी हैं, ऊर्जा पानी है और सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां हैं। तो मुख्य सिद्धांत यह है कि उद्योग का स्थान ऐसा होना चाहिए जिससे कुल लागत न्यूनतम हो। संसाधन केंद्रीकृत, यानी कि हमारा संसाधन का मतलब है कि माल, कच्चा माल निकट हो। बाजार केंद्रीकृत, बाजार उपलब्ध हो। और संतुलित उद्योग, यानी कि दोनों जो है आसानी से उपलब्ध हो। अब महत्व क्या है सिद्धांत का? यानी कि न्यूनतम लागत हो, आय हमारे उत्पादन की, उत्पादन दक्षता हो, लाभदायकता बढ़े, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, उद्योग और बाजार के बीच संतुलन हो। वेबर की एल्फ्रेड वेबर का जो है औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत देख सकते हैं, ये मुख्य एक चित्र है। अब बात करते हैं इसकी, आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं हम इसका। यह एक सपाट और समान मैदान मानता है, औद्योगिक और राजनीतिक कारकों की अनदेखी कर देता है। यानी कि राजनीतिक कुछ जो कारक होते हैं, भौगोलिक राजनीतिक अलग अलग प्रभावशाली होते हैं। परिवहन लागत पर अधिक जोर देता है, बुनियादी ढांचे, करों और सामाजिक कारकों की अनदेखी करता है। सेवा उद्योगों पर लागू नहीं होता, जहां स्थान ग्राहकों पर निर्भर करता है, कच्चे माल पर नहीं। अब बात करते हैं तकनीकी परिवर्तनों की अनदेखी करता है, जो परिवहन और उत्पादन बाधाओं को कम करते हैं। वेबर का सिद्धांत मौलिक है लेकिन सीमित है, जिसे आधुनिक आर्थिक एवं तकनीकी संदर्भों के अनुकूलन की आवश्यकता है। अब बात करते हैं क्या यह सिद्धांत भारत में लागू भी होता नहीं होता? भारत के वेबर सिद्धांत, तो वेबर का सिद्धांत भारतीय बृहत उद्योगों पर क्रियाशील देखा गया है। आप देख सकते हैं जैसे सूती उद्योग का केंद्रीकरण जो है महाराष्ट्र में और गुजरात में हो गया है। बाद में ये कम हुआ है, मगर शुरू में ऐसा था। उत्तर प्रदेश, पंजाब में जैसे इसका देखा से लागू नहीं हुआ। और सवाई घास मुख्य रूप से जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, महाराष्ट्र में चीज़ें होंगी, तो ये चीज़ें लिमिटेड है। और आज की तारीख में जैसे जैसे विकास हो रहा है, वैसे वैसे सिद्धांत कमजोर पड़ता जा रहा है। और सुझाव है कि वेबर का सिद्धांत का संशोधन भी जिसे कहते हैं, उक्त आलोचनाओं के होते हुए वेबर का सिद्धांत आवश्यक संशोधन करके उपयोगी बनाया जा सकता है। परिवहन व्यय, वेट और दूरी, यानी कि वेट एंड डिस्टेंस, वास्तविक भाड़ा अनुसूचियां तैयार कर सकते हैं। मजदूरी वृद्धि है, श्रम का प्रवासी स्वभाव है। यानी कि वो मानते हैं कि भाई जहाँ आपको मजदूरी मिलेगी भैया, वो वहाँ श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। उपभोग केंद्रों पर विचार कराया सकता है। उपभोग केंद्रों पर विचार करने के अलावा जो है लागत व कीमत गणनाएं की जा सकती हैं। सरकारी आर्थिक सहायता मिलती है और निर्गमन और एग्जिट प्रणाली का उपयोग कर कर जो है काफ़ी हद तक इस सिद्धांत में हम लागू कर सकते हैं। अब सर्जेंट फ्लोरेंस का स्थान सिद्धांत भी आया। एक व्यवहारिक और समग्र सिद्धांत केवल लागत को नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक एवं मानवीय कारकों पर आधारित होना चाहिए। यह केवल ये कह रहे हैं कि केवल लागत पर नहीं, और फैक्टर भी हैं जो स्थान को प्रभावित करते हैं, जैसे आर्थिक कारक हैं, दीर्घकालीन दृष्टिकोण है, सामाजिक कारक भी हैं। कई देश ऐसे हैं जहां सामाजिक कारक हैं, जहां औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। आप देख सकते हैं अफ्रीकन देश। मुख्य कारण यही है कि वहां का विकास जो नहीं हो पा रहा है, व्यवसाय का या औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहा है, तो सामाजिक कारक है, यानी कि स्थानीय संस्कृति, समय, श्रमिक संगठन। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र विकसित नहीं हो पाया है। तो उद्योग का स्टैंड ऐसा होना चाहिए जहाँ उत्पादन सुचारू, श्रमिक संतोष हो, सामाजिक अनुकूलता एवं और दीर्घकालीन लाभ सुनिश्चित हो। लागत केवल एक सहायक तत्व है। इस सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं क्या है? ये एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है, केंद्रीय उद्देश्य है, मानवीय कारकों पर बल है, समन्वित दृष्टिकोण है। महत्व इस सिद्धांत का क्या है? आधुनिक उद्योगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है,
सेवा उद्योग एवं बड़े संगठन के लिए उपयोगी है, सामाजिक एवं आर्थिक संतुलन बनाए रखता है। सर्जेंट लॉरेंस फ्लोरेंस का औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। कच्चा माल श्रम होगा, उत्पादन लागत होगी, श्रमिक नीतियां भी इसको प्रभावित करेंगी, अधिकतम लाभ के लिए अन्य कारक परिवहन एवं वितरण लागत होगी, बाजार और पूंजी, तब आपको अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। सर्जेंट फ्लोरेंस के सिद्धांत की सीमाएं। सर्जेंट फ्लोरेंस के सिद्धांत की सीमाएं निम्नलिखित हैं। बाजार की निकटता पर अत्यधिक जोर, अन्य महत्वपूर्ण कारकों की अनदेखी करता है। यह कच्चे माल की उपलब्धता को नजरअंदाज करता है। यह सिद्धांत श्रम की उपलब्धता में मजदूरी में अंतर को भी अनदेखा करता है। यह सिद्धांत भारी एवं संसाधन आधारित उद्योगों पर लागू नहीं होता। आधुनिक तकनीकी प्रगति के प्रभाव को भी नजरअंदाज करता है। अतः हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के लिए उपयोगी है, किंतु जटिल आधुनिक औद्योगिक संस्थानों की संख्या सीमित है। अब इन दोनों सिद्धांतों की तुलना करें तो तुलना करने पर ज्ञात होता है कि सारांश की वेबर सिद्धांत केंद्रीकृत है लागत और गणितीय न्यूनतमीकरण पर, जबकि फ्लोरेंस सिद्धांत व्यवहारिक और सामाजिक दृष्टिकोण को अपनाता है। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, संयंत्र लेआउट। संयंत्र लेआउट से अभिप्राय कारखाने के भीतर मशीनों, उपकरणों, कार्यस्थल, भंडार क्षेत्र तथा सेवाओं की ऐसी व्यवस्था करना है जिससे उत्पादन कार्य सुगम, निरंतर, सुरक्षित और कम लागत में पूरा हो सके। अर्थात यह कारखाने के अंदर भौतिक व्यवस्था से संबंधित निर्णय है। अब इसका उद्देश्य क्या है? उत्पादन लागत में कमी करना, कार्य प्रवाह को सुचारू बनाना, स्थान का अधिकतम उपयोग, समय की बचत, श्रमिकों की सुरक्षा, गुणवत्ता में सुधार और भविष्य विस्तार की सुविधा प्रदान करना है। अब महत्व क्या है? भाई सीधी सी बात है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो जाए हमारी, कम लागत पर अधिक उत्पादन हो जाए, भंडारण और स्थान का उचित उपयोग हो, प्रबंधन के लिए नियंत्रण आसान हो, गुणवत्ता नियंत्रण की सुविधा हो और दुर्घटना भी कम हो। संयंत्र लेआउट के प्रकार क्या हैं? लेआउट की बात करते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल में यूज होता है उत्पादन लेआउट, प्रक्रिया लेआउट होता है जॉब वर्कशॉप में, जहाज निर्माण आदि में स्थिर स्थिति लेआउट प्रयोग होता है और बड़े उद्योगों के लिए संयुक्त लेआउट उपयोगी है। लेआउट के सिद्धांत क्या हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ लेआउट। तो जहां तक बात करते हैं प्रिंसिपल लेआउट की, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये मानकर चलते हैं कि लेआउट हमारे इस प्रकार हो कि न्यूनतम दूरी का सिद्धांत, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमें सामान या सामग्री ले जानी पड़े, ये कहलाता है हमारा न्यूनतम दूरी का सिद्धांत। यानी अधिक दूरी तक हमें सामान लेकर ना जाना पड़े, इस तरीके से हमें अपना प्लांट लगाना चाहिए। नंबर दूसरा सिद्धांत है सतत प्रवाह का सिद्धांत, यानी कि एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में माल जाए, दूसरी से तीसरी में जाए, जिससे कि आसानी से हमारा तैयार माल हो जाए। नंबर तीन स्थान के अधिकतम उपयोग का सिद्धांत। नंबर चार लचीलेपन का सिद्धांत, सुरक्षा एवं सुविधा का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत। संतुलन का सिद्धांत, न्यूनतम सामग्री संचालन का सिद्धांत, यानी कि सामग्री इस प्रकार रखी जाए कि अधिक से अधिक सामग्री इधर से उधर ना करनी पड़े, बल्कि न्यून मात्रा में सामग्री हमें इधर से उधर ले आनी पड़े जो आवश्यक हो। बेवजह हमें सामग्री इधर से उधर ले आने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि उससे लागत में वृद्धि होती है। संयंत्र अभिन्यास, यानी कि लेआउट के सिद्धांत, संयंत्र अभिन्यास के सिद्धांत।
और भी हो सकते हैं। अब संयंत्र अभिन्यास को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? उत्पादन और प्रक्रिया, स्थान और सुरक्षा, संसाधन और मशीन, और पर्यवेक्षक यानी कि सुपरविजन की लागत। ये भी एक मुख्य रूप से कारक होते हैं जिसके आधार पर हम संयंत्र अभिन्यास करते हैं। और संयंत्र अभिन्यास को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से होती है उत्पादन की मात्रा, सामग्री प्रबंधन, सरकारी नियम, उत्पादन की विविधता, उपलब्ध स्थान, भविष्य का विस्तार, सामग्री का प्रवाह, संयंत्र का वातावरण, प्रक्रिया के प्रकार, मशीन का प्रकार, कर्मचारी सुरक्षा और रखरखाव। प्लांट लेआउट की बात करें तो हम पहले भी बात चल चुकी है। प्रक्रिया लेआउट हुआ, ये उत्पादन लेआउट हुआ, स्थिर स्थिति का लेआउट, कोशिकीय लेआउट, लेआउट के सिद्धांत हमने भी चर्चा करी है, तो वही लेआउट हैं ये। व्यवसाय के आकार को निर्धारित करने वाले हमने चर्चा करी है अभी। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम साइज यानी कि अनुकूलतम सिद्धांत की या सर्वोत्तम आकार की, कि क्या होना चाहिए। एक फर्म के संचालन के सबसे कुशल पैमाने से है जिस पर उत्पादन की औसत लागत न्यूनतम हो और संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग संभव हो सके, या न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन संभव हो सके। उस आकार को कह सकते हैं कि भाई ये जो है अनुकूलतम आकार है। फर्म पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और विसंगतियों के बीच संतुलन प्राप्त करता है जिसके परिणाम स्वरूप अधिकतम दक्षता और लाभदायकता प्राप्त होती है। अब बात करते हैं हम इसकी क्या विशेषता है। तो न्यूनतम औसत लागत होगी, वह संसाधनों का कुशल उपयोग होगा। तो संसाधन क्या होते हैं? भूमि है, श्रम है, पूंजी है, मशीन है। अधिकतम उत्पादकता होगी, यहाँ स्थिर संचालन होगा, बेहतर प्रबंध नियंत्रण होगा, उच्च लाभदायकता प्राप्त होगी और दीर्घकालीन स्थिरता प्राप्त होगी इस बिंदु पर। इष्टतम आकार को प्रभावित करने वाले कारक वही तकनीकी कारक होते हैं, प्रबंधकीय, वित्तीय, बाजार, जोखिम, उत्पादन की प्रकृति, कच्चे माल की उपलब्धता, श्रम की उपलब्धता, सरकारी नीतियां, प्रतिस्पर्धा की सीमा, परिवहन लागत और एकीकरण की संभावना। व्यवसाय को के आकार को मापने के मापदंड क्या क्या हो सकते हैं? पूंजी निवेश कितना हो रहा है, कर्मचारियों की संख्या क्या है, वार्षिक कारोबार क्या है आप यानी कि एनुअल टर्नओवर क्या है, बाजार में आपकी हिस्सेदारी क्या है, कुल बाजार में आपकी हिस्सेदारी क्या है। जैसे आप देख सकते हैं एआई में चैट जीपीटी की हिस्सेदारी प्रभावशाली रूप से अधिक है। अधिकतम देखते हैं कि प्रयुक्त तकनीक क्या है, कानूनी स्थिति क्या है, परिसंपत्तियों का मूल्य और ग्राहकों की संख्या। ग्राहकों की संख्या जो है महत्वपूर्ण होती है व्यवसाय के आकार को मापने के लिए। अब आप देख सकते हैं इष्टतम आकार यानी कि अनुकूलतम आकार जिसकी बात करते हैं कहाँ होगा। जहां आप देख सकते हैं एम बिंदु जो है यहाँ क्यू यानी कि उत्पादन की इष्टतम मात्रता ये होगी, और ये कह सकते हैं कि हमारा उत्पादन स्तर है, यहाँ ये इष्टतम उपयोग है। इसी प्रकार एक इकाई के लिए कह सकते हैं। व्यापारिक संयोजन, यूनिट नंबर अब 4 की ओर चले गए हैं हम। यूनिट नंबर 4 व्यापारिक संयोजन। जब दो या दो से अधिक व्यावसायिक संस्थाएं या इकाइयां आपस में मिल जाती हैं, एक साथ आ जाती हैं, तो वह कहलाता है व्यावसायिक संयोजन। अब संयोजन की बात करें तो मुख्य उद्देश्य ये होता है कि प्रतिस्पर्धा कम करना, लाभ बढ़ाना और पैमाने की बचत को प्राप्त करना। परिभाषा ये है कि व्यावसायिक संयोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां अलग अलग इकाइयां एक एकीकृत नियंत्रण के तहत आती हैं। कानूनी रूप में अगर बात करें तो व्यापार में एकाधिकार या संयम पैदा करने के लिए संस्थाओं का विलय होता है। लेखांकन की दृष्टि से IFRS 3 के अंतर्गत एक लेन देन जिसमें एक अधिक ग्रहणकर्ता एक या एक से अधिक व्यवसाय पर नियंत्रण प्राप्त करता है। अगर बात करें भारत के प्रसिद्ध व्यावसायिक संयोजन की जिससे हम आसानी से समझ सकें, तो आप देख सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर भी जैसे टाटा स्टील ने कोरस का अधिग्रहण कर लिया था 2007 में, भारत का सबसे बड़ा अधिग्रहण। वोडाफोन इंडिया का आइडिया सेलुलर में मर्ज हो गई थी।
वॉलमार्ट का फ्लिपकार्ट में वो हो गया था मर्ज 2018 में। एचडीएफसी बैंक का एचडीएफसी लिमिटेड में विलय हो गया था। और पीवीआर का जो मल्टीप्लेक्स, आपने नाम सुना होगा पीवीआर का, इनॉक्स में 2023 में मर्ज हो गए थे। व्यापारिक संयोजन की 10 विशेषताएं क्या होती हैं? एकीकृत नियंत्रण होता है, इससे प्रतिस्पर्धा में कमी आ जाती है, पैमाने की बचत होती है, बाजार शक्ति मिलती है, तालमेल होता है, रा, राजनीतिक गठजोड़ होता है, कानूनी इकाई में बदलाव होता है, विकास, संसाधनों का एकीकरण और जोखिम में कमी आती है। उद्देश्य क्या होते हैं व्यवसायिक संयोजन के? प्रतिस्पर्धा कम करना, पैमाने की बचत प्राप्त करना, बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाना, तालमेल, जोखिमों संसाधनों का उपयोग, जोखिम में कमी, विविधीकरण, अनुसंधान विकास, कर लाभ, प्रबंधन कौशल में सुधार। व्यवसायिक संयोजन की आवश्यकताएं क्या है? प्रतिस्पर्धा को कम करना, पैमाने की बचत, बाजार शक्ति को बढ़ाना, तालमेल, विविधीकरण, संसाधनों का एकत्रीकरण, तेजी से विकास, जोखिम कम करना, कर लाभ और प्रबंधन में सुधार। अब व्यवसायिक संयोजन के 10 कारण, ये 10 या 12 के कारण की बात करें तो हम क्या कारण हो सकते हैं, कारक क्या हो सकते हैं? तो तीव्र प्रतिस्पर्धा कम कर ली, बड़े पैमाने पर मितव्ययिता ले आए, बाजार नियंत्रण, वित्तीय संसाधन, प्रबंधकीय दक्षता, तकनीकी लाभ, जोखिम विविधीकरण और कच्चे माल की सुरक्षा और विकास एवं तेजी या विस्तार। अब व्यवसायिक संयोजन के स्वरूप की बात करते हैं, फॉर्म ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। एक तो संघ बना सकते हैं, जैसे व्यापार संघ है, वाणिज्य है, अनौपचारिक संघ है। इसमें सदस्य अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हैं, यानी कि इनकी स्वतंत्रता बनी रहती है, वो अपने पृथक एक पहचान रहती है। दूसरा है फेडरेशन यानी कि महासंघ, फॉर्मल रेगुलेशन यूनियन। प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करने के लिए औपचारिक समझौते हैं, लेकिन अलग पहचान बनी रहती है, जैसे पूल, जैसे आय या बाजार पूल। कार्टेल, मूल्य या बिक्री को नियंत्रित करने वाले समूह। आंशिक एकीकरण, सामान्य स्वामित्व या नियंत्रण, लेकिन अलग कानूनी स्थिति रहती है, जैसे ट्रस्ट है, होल्डिंग कंपनी है, हितों का समुदाय बन जाता है। पूर्ण एकीकरण यानी कि इसमें विलय हो जाता है, बिल्कुल जैसे मर्जी एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है। उच्च स्तर पर एकीकरण यानी कि मूल कंपनी एक हो जाती है, ए प्लस बी बराबर मिलकर ए कंपनी बन गई, ए प्लस बी बराबर यानी कि सी बन गई, नई कंपनी बन गई। समामेलन, जो दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी पे चली जाती है। तो व्यापारिक संघ के उदाहरण जो दे रखे हैं आप, एक ही उद्योग या व्यापार में लगे हुए लोग, फर्मों का स्वैच्छिक संगठन है, साझा हितों के लिए रक्षा करते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, व्यापार संघ है, पेशेवर निकाय हैं, जैसे आईसीएआई, आईसीएसआई या नेस्कॉम, फिक्की। इसी तरीके से बिजनेस फेडरेशन है, आप देख सकते हैं। इनके कुछ गुण भी हैं, स्वतंत्र व्यवसाय का साझा उद्देश्य से संघ बनता है, सामूहिक कार्यवाही होती है इसमें, साझा संसाधन और वकालत होती है इसमें, यानी कि एक साथ कानूनी पहल कर सकते हैं। गुण है सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति, लाभ मिल जाते हैं, नेटवर्क और ज्ञान साझाकरण कर लेते हैं, लॉबिंग और नीति प्रभाव होता है, साझा सेवाओं की लागत में बचत होती है। दोष है धीमी निर्णय प्रक्रिया होती है, सस्ता शुल्क व लागत में वृद्धि हो जाती है, हितों का टकराव होता है और व्यक्तिगत स्वायत्तता की हानि होती है। व्यवसाय में आंशिक समेकन जो है, यानी कि ये आप देख सकते हैं, इसमें मूल कंपनी होती है, उसमें दूसरी कंपनी के वो शेयर खरीद लेती है, तो सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। 100% नहीं खरीदती है, बल्कि से कम। तो कम पूंजी निवेश पर नियंत्रण हो जाता है। लाभ जो है जोखिम विविधीकरण रहती है, सहायक कंपनी के बॉन्ड मूल्य या संस्कृति को बनाए रखते हैं और नए बाजार या तकनीकों तक पहुंच जाते हैं। अब दोष क्या है? अल्पसंख्यक शेयरधारकों के साथ संघर्ष हो जाता है, जटिल लेखांकन एवं रिपोर्टिंग होती है, पूर्ण तालमेल की संभावना की कमी और दो संस्थाओं का प्रशासनिक बोझ उठाना पड़ता है। पूर्ण समाकलन की बात करते हैं, समेकन की, यानी कि कंप्लीट कंसोलिडेशन। तो उसमें सीधी सी बात है कि एक कंपनी बन जाती है, पूर्ण 100% वो कर लिया,
अधिग्रहण, जैसे A+B बना के ए कंपनी बन गई। पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, पैमाने की बचत होती है, संसाधनों का अनुकूलन होता है, तालमेल होता है। दोष क्या है? उच्च लागत है, वित्तीय जोखिम होता है, संस्कृति में टकराव होता है, एकीकरण की जटिलता होती है, प्रतिस्पर्धा में कमी का जोखिम होता है। उदाहरण के लिए जैसे टाटा द्वारा जगवार लैंड रोवर कंपनी का अधिग्रहण कर लिया था 2008 में, व्हाट्सएप द्वारा का अधिग्रहण जो है फेसबुक ने कर लिया था। तो ये सब उदाहरण है इसके जहां पूर्ण रूप से कंपनी दूसरे के पास चली गई। अब बात करते हैं व्यापार की, जो ये संयोजन है इनमें क्या अंतर है संघ में, यानी कि एसोसिएशन में, फेडरेशन में और कंसोलिडेशन में क्या क्या अंतर हो सकता है, ये मुख्य रूप से इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें कोई केंद्रीकृत शक्ति प्राप्त नहीं होती है एसोसिएशन में, मगर फेडरेशन में हो जाती है समझौते संघ द्वारा। और कंसोलिडेशन में आप देख ही सकते हैं, जो बड़ा होगा प्रभावशाली रूप से वो विलय कर लेता है, एक हो जाते हैं। अब व्यावसायिक संयोजन के काइंड्स हमने देखा था, फॉर्म देखे थे, अब काइंड्स में समझा रखा है। जैसे बात करते हैं दिशा के आधार पर, तो दिशा के आधार पर ये हैं क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, पार्श्व, विकर्ण और वृत्तीय, यानी कि हॉरिजेंटिकल, वर्टिकल, लिटरल, डायगोनल और सर्कुलर। और कानूनी रूप के स्वरूप के आधार पर बात करते हैं तो वही संघ, यानी कि एसोसिएशन, फेडरेशन, पार्टली कंसोलिडेशन और कंप्लीट कंसोलिडेशन। तो देख सकते हैं वो लगभग चारों ये पहले हम पढ़ चुके हैं, और इसको नए जो हैं ये 5 दिशा के आधार पर इनका हम अध्ययन करेंगे। 36 में सीधी सी बात है, एक ही उत्पादक या वितरक चरण में फर्मों का विलय हो जाता है। उद्देश्य प्रतिस्पर्धा कम करना होता है। जैसे फर्म ए और बी हो गई तो कंबाइंड हो गए A+B। जैसे आप देख सकते हैं बोडा और आइडिया फोन ने BI बना लिया मिलकर, तो ये 36 उसका उदाहरण हो गया। गुण की बात करें तो पैमाने की बचत है, बाजार शक्ति में वृद्धि हो गई। और दोष की बात करें तो एकाधिकार का जोखिम होता है, प्रबंधन में जटिलता होती है। अब इसमें बात करते हैं जैसे वर्टिकल में, तो वर्टिकल यानी कि इसमें देख सकते हैं कि आगे की ओर या पीछे की ओर हो सकता है। जैसे रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, इस तरीके से होते हैं। तो कौन किसके साथ चलता है, तो वो अलग अलग लाइन के व्यक्ति को अगर खरीद लेते हैं तो ये आपके व्यापारिक संयोजन कहलाता है। उदाहरण से आप आसानी से समझ सकते हैं, जैसे एक कार निर्माता टायर कंपनी खरीद लेता है, ठीक है। एक किसान सीधे ही उत्पादक को सामान बेचता है, या एक ऑयल कंपनी जैसे रिफाइनरी कंपनी है पेट्रोल पंप को सीधे कर लेते हैं। तो ये सब उदाहरण हैं इस प्रकार के संयोजन के। तो इसका लाभ सीधी सी बात है, आप पूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण करना होता है, लागत में कमी लाना होता है। दोष है कुछ पूंजी लागत होती है और प्रबंधन में जटिलता होती है। अब इसके बाद करते हैं लिटरल बिजनेस कॉम्बिनेशन की, पार्श्व व्यापार संयोजन। जैसे इसमें आप देख सकते हैं जूता कंपनी और एक मोजे बनाने वाली कंपनी का संयोजन हो जाए, एक प्रिंटर निर्माता और एक शाही कार्टेज कंपनी का जो है संयोजन हो जाए, या एक फास्ट फूड चेन बनाने वाली कंपनी का संयोजन एक पीए बनाने वाली कंपनी से हो जाए, तो इस प्रकार का संयोजन कहलाएगा। यानी कि ये अलग अलग व्यापार के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं और मिलकर संयोजन बनाती हैं। विपणन के पैमाने में बचत होती है, जोखिम विविधता होती है। दोष इसका जो है प्रबंधन में जटिलता, और कोई भी अगर कमजोर ब्रांड है तो कमजोर ब्रांड जो आपका मेन बड़ा वाला ब्रांड है उसके भी कमजोर होने का जोखिम रहता है। यह मुख्य व्यवसाय जो विकर्ण की बात करते हैं या डायगोनल बिजनेस कॉम्बिनेशन की, इसकी मुख्य विशेषता ये होती है कि एक मुख्य व्यवसाय और एक सहायक या गौण सेवा प्रदान करने वाली फर्म का संयोजन। उद्देश्य होता है गुण जो हैं बेहतर नियंत्रण और समन्वय, लागत में कमी, दक्षता में वृद्धि। दोष होता है मुख्य व्यवसाय से फोकस हटना और प्रबंधन में जटिलता आती है। अब जैसे आप देख सकते हैं कार निर्माता एक शिपिंग कंपनी खरीदता है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी एक डाटा सेंटर का अधिग्रहण करती है, एक ई कॉमर्स किसी एक कोरियर वाली कंपनी से जुड़ती है। चक्रीय व्यापार संयोजन असंबद्ध
लेकिन संबंधित उत्पाद वाली फर्मों का संयोजन जो एक ही वितरण चैनल का उपयोग करते हैं, उद्देश्य विपणन और वितरण में बचत करना चाहते हैं। गुण विपणन और वितरण लागत में बचत होती है। जोखिम विविधता, उदाहरण के लिए दे सकते हैं आप एक FMCG कंपनी जैसे HUL एक स्नैक फूड कंपनी का अधिग्रहण कर ले, एक PA कंपनी एक कन्फेक्शनरी फर्म का अधिग्रहण कर ले, या एक घरेलू उपकरण निर्माता एक बर्तन बनाने वाली कंपनी को खरीद ले। तो वही होता है कि भैया प्रबंधन में जटिलता, हर जना हर चीज को तो जानता नहीं है। अब व्यावसायिक या व्यापारिक संयोजन होने वाली कठिनाइयां क्या क्या हैं, उनकी बात करते हैं। एक तो सांस्कृतिक टकराव पैदा हो जाता है, एकीकरण की लागत होती है, एकीकरण की लागत में वृद्धि हो जाती है, कर्मचारियों द्वारा प्रतिरोध किया जाता है क्योंकि कर्मचारियों का कार्य बढ़ जाता है। कौन कौन सा कार्य करें वो, प्रबंधन संघर्ष, अलग अलग कंपनियों में अलग अलग प्रबंधन होता है, वो नहीं चाहते कि जो है कंपनी एक हो। विनियामक बाधाएं, सरकार या जो नियामक अधिकारी होते हैं वो नहीं चाहते कि कंपनी एक हो। ये ग्राहकों को हानि, क्योंकि एकाधिकार होगा तो ग्राहकों को महंगी वस्तुएं मिलेंगी। प्रौद्योगिकी असंगतता, तालमेल में कमी, वित्तीय जोखिम और फोकस पर हानि। अब व्यापारिक संयोजन को सफल बनाने के 10 सुझाव क्या हैं। एक तो सीधी सी बात है, व्यावसायिक संयोजन जो वो स्पष्ट विजन और रणनीति के साथ अपनाया जाए। सांस्कृतिक तालमेल हो, यानी कि बेमेल ना हो और उनका जो है एकीकरण कर लिया जाए केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से। प्रभावशाली संचार व्यवस्था हो, यानी प्रबंधन में भी और कर्मचारियों में। मजबूत नेतृत्व हो, जैसे आपने देखा होगा रिलायंस समूह है, टाटा समूह है, तो ये विभिन्न प्रकार के व्यापार करता है मगर मजबूत नेतृत्व है। कर्मचारी एकीकरण के लिए तैयार हो जाएं। यथार्थवादी लक्ष्य हो, विस्तृत योजना हो और ग्राहकों पर फोकस हो। त्वरित निर्णय हो और निरंतर निगरानी हो, तो आपका व्यापारिक संयोजन जो है वो सफल हो जाएगा। अगला विषय है हमारा युक्तिकरण। युक्तिकरण को तर्कसंगतता भी कहते हैं, विवेकीकरण भी कहते हैं। अब विवेकीकरण क्या है, उत्पादन एवं व्यावसायिक गतिविधियों के व्यवस्थित पुनर्गठन को संदर्भित करता है ताकि न्यूनतम लागत पर अधिकतम दक्षता प्राप्त की जा सके। इसमें अपशिष्टता को खत्म करने, लागत कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों, वैज्ञानिक प्रबंधन, बेहतर मशीनों और काम के बेहतर तरीकों का उपयोग शामिल है। युक्तिकरण का उद्देश्य संसाधनों, पुरुषों यानी कि पुरुषों का मतलब मानव, मशीनों और सामग्री और धन का इष्टतम उपयोग कर कर बिना श्रमिकों के हित को नुकसान पहुंचाए जो है कार्य करना है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि करना, आधुनिक तकनीक एवं मशीनों का उपयोग, अपशिष्ट एवं दोहराव का उन्मूलन, वैज्ञानिक प्रबंधन और योजना का उपयोग करना, उत्पादन लागतता में कमी, उत्पादों और प्रक्रियाओं का मानकीकरण, संसाधनों का बेहतर उपयोग, गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार। आखिर विवेकीकरण के उद्देश्य क्या है, उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन लागत को न्यूनतम करना, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, माल की गुणवत्ता में सुधार, अपशिष्ट को समाप्त करना, आधुनिक तकनीकों का परिचय या उपयोग करना, प्रक्रियाओं का मानकीकरण, श्रम का बेहतर उपयोग, लाभदायकता बढ़ाना, औद्योगिक स्थिरता सुनिश्चित करना। कुल मिलाकर विवेकीकरण या युक्तिकरण वैज्ञानिक रूप से उत्पादन विधियों को पुनर्गठन करके आर्थिक दक्षता, प्रतिस्पर्धा और सतत विकास करने में मदद करता है। युक्तिकरण के दोषों की या गुणों की बात करें तो गुण की बात करते हैं तो उत्पादकता में वृद्धि, लागत में कमी, संसाधनों का बेहतर उपयोग, गुणवत्ता में सुधार, उच्च लाभदायकता, वैज्ञानिक प्रबंधन, आर्थिक विकास है। जहां दोष की बात करें, बेरोजगारी का डर है, श्रमिकों का द्वारा प्रतिरोध किया जाता है, उच्च प्रारंभिक लागत है, काम में नीरसता आ जाती है, सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। राष्ट्रीयकरण की बात करें तो राष्ट्रीयकरण जो
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सरकार सार्वजनिक कल्याण के लिए निजी उद्योगों को या उपक्रमों को अधिग्रहण अपने हाथ में ले लेती है। राष्ट्रीयकरण के तहत निजी संपत्ति राज्य को हस्तांतरित कर दी जाती है, प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण। जैसे देखा होगा आपने, इंदिरा गांधी ने राष्ट्र बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। आज भी देखते हैं रेलवे भारत सरकार के हैं और कोयला और बिजली भी जो है अधिकतम राज्यों में सरकार के पास है। आप देख सकते हैं युक्तिकरण और राष्ट्रीयकरण में मुख्य अंतर क्या है। जहां नियंत्रण युक्तिकरण में निजी प्रबंधन के द्वारा होता है, यहाँ सरकार द्वारा होता है। उदाहरण दे रखा है, तो उदाहरण की बात करें, आधुनिक मशीनों का उपयोग करने के लिए हमारा जो है युक्तिकरण हुआ, और जहां देखते हैं राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं युक्तिकरण दक्षता और आधुनिकीकरण पर केंद्रीकृत है, जबकि राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य सार्वजनिक नियंत्रण और कल्याण होता है। ये हम सिलेबस देख सकते हैं कि हमारा जो है सिलेबस व्यावसायिक संगठन का क्या है। अब हम बात करें रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की या गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की, तो इसमें जो युक्तिकरण और ये राष्ट्रीयकरण वाली जो यूनिट है ये पाठ्यक्रम में नहीं है, अतः विद्यार्थी इसका अध्ययन ना करें। धन्यवाद।